पख्तूनख्वा और पंजाब का अगर ये रिजॉल्व करते हैं असेंबलीज तो 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबलीज रिजॉल्व करेंगे। हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें। हमारे साथ काफ लीग मुकम्मल तौर पे खड़ी है। परवेज इलाही साहब ने और मोनस इलाही साहब ने इस वक्त मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया और अब जो इख्तियारात उन्होंने इमरान खान साहब को दिए हैं ये असेंबली तोड़ने के, इस पे हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये जो फैसला है इसकी तारीख का तयन इमरान खान खुद करेंगे। या तो आप हमारे साथ मिलकर इलेक्शन करवा लें, अगर आप इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है तो हमारे पास इस वक्त तमाम इख्तियार हमारी पार्लिमानी पार्टी में हमारे वज़ीर आला ने इमरान खान को दे दिया है, हम फिर अपने जगहों के ऊपर इलेक्शन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। इमरान खान हार गए, हुकूमत को मान गए, जमहूरी क़ुव्वतों को तस्लीम कर गए, फौज से इलेक्शन मांगने की जिद से पीछे हट गए, इलेक्शन की तारीख के लिए हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हो गए। लेकिन माजी में मुज़ाकरात की पेशकश करने वाली हुकूमत ने पेशगी शराइत पर बातचीत करने से ही इनकार कर दिया है। देखिए, इमरान खान साहब अगर शर्तें लगा के मुज़ाकरात करेंगे तो कभी मशरूत मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। अलबत्ता इस मुल्क के जो मारूजी हालात हैं और इस वक्त जो आलमी मईशत के हालात हैं उनके अंदर तो अगले चंद माह तक पाकिस्तान में हम 4 महीने के लिए बेयकीनी या निगरान हुकूमत को अफोर्ड नहीं कर सकते। मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के लिए जो फितरी तौर पे और इंतजामी तौर पे टाइम टेबल बनता है वो असेंबलियों की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ही बनता है। असेंबलियां तहलील करने की खान साहब की धमकी पर भी हुकूमत ने काउंटर नैरेटिव बना लिया है। जरदारी साहब ने अब सिर्फ पंजाब ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी अदम एतमाद लाने का इरादा जाहिर कर दिया है। कहा असेंबलियों में हमारी तादाद पूरी है, बस कुछ गुमराह दोस्तों को वापस लाना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, खान साहब ये बावर करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि काफ लीग और परवेज इलाही उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मोनस इलाही के बदलते तेवर कुछ और ही बता रहे हैं। कहते हैं पंजाब में जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान का साथ दिया, जनरल बाजवा के खिलाफ पीटीआई के इल्जामात पर भी भरपूर तनकीद किया और इल्जामात लगाने वालों को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। तो क्या इमरान खान साहब मोनस इलाही का चैलेंज कबूल करेंगे? मोनस इलाही के मुताबिक इमरान खान का साथ जनरल बाजवा के कहने पर दिया गया, लेकिन माजी में उनके वालिद कुछ और ही बता रहे थे। परवेज इलाही के मुताबिक अदम एतमाद में इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल थी और पीडीएम का साथ न देने की वजह शरीफ बरादरान की जानिब से माजी में की गई कुछ वादा खिलाफियां थी। तो जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी तकरीर में ये बात वाज़ेह कर दी थी कि फौज ने फरवरी में खुद को सियासत से दूर कर लिया था। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। सियासत से दूरी के बाद भी सियासतदान आखिर क्यों सियासी फैसलों में उनसे मशवरे ले रहे थे और उनकी जानिब से इमरान खान का साथ देने का क्यों कहा गया? इस पर दूसरी तरफ का मौक़िफ़ न आने तक इसे महज मोनस इलाही का दावा ही करार दिया जा सकता है। मोनस इलाही ने वजीराबाद हमले की FIR पर दबाव के इमरान खान के दावों को भी मुस्तरद कर दिया। मोनस इलाही के मुताबिक FIR न काटने के हवाले से उन पर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन ये एतराफ़ भी कर रहे हैं कि कोई पुलिस वाला FIR काटने को तैयार भी नहीं था। वजह कोई प्रेशर नहीं बल्कि माजी से चलता आ रहा उसूल है। यानी मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला इतना लाचार था कि वो इमरान खान से कह रहा था कि आप खुद कोई बंदा दे दें, किसी गाँव का SHO ले आएँ जिसमें दम हो हम लगा देते हैं, अपनी मर्जी की FIR कटवा लें। मोनस इलाही के बयानात ने पंजाब हुकूमत के क़याम और मुस्तक़बिल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई पंजाब में PTI हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत कायम हुई है? काफ लीग को खान साहब की हिमायत का मशवरा देने वालों ने बाकी इत्तेहादियों से क्या कहा? अगर कोई मशवरा दिया गया था तो चौधरी शुजात ने उसके बरक्स वोट क्यों दिया? और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान मुज़ाकरात की पेशकश पर
मजबूर क्यों हुए? इन सारी बातों का जवाब देने के लिए प्रोग्राम में आज हमने ज़हमत दी है। मोहसिन बेग साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहूंगी। मोहसिन बेग साहब, आपसे बात का आगाज करते हैं। सर, एक वक्त था जब खान साहब को मुज़ाकरात की बार बार पेशकश की जा रही थी, बार बार कहा जा रहा था कि आइए टेबल पर बैठिए, जमहूरियत इस तरह से नहीं होती, हुकूमत इस तरह से नहीं चलती, आकर बैठिए, बात कीजिए। अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और हुकूमत इनकार कर रही है। हालात यकदम कैसे बदल गए हैं और क्या आपको ऐसा लगता है सर कि मुज़ाकरात की कोई सूरत निकल सकती है? बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर आप जब खान साहब की गवर्नमेंट बनी तो अपोजिशन जो उसके मेन लीडरान हैं कौमी असम्बली में उस वक्त के, उन्होंने इनको मसाके जमहूरियत और मसाके मईशत के ऊपर दावत दी कि आइए बैठिए और मईशत के ऊपर डायलॉग। लेकिन खान साहब ने, ये वाहिद गवर्नमेंट थी खान साहब की जिन्होंने हुकूमत में होते हुए पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, और जब चलने नहीं दिया तो उसी के नतीजे में इतना कॉर्नर किया सारी अपोजिशन को कि वो इकट्ठे हुए और पीडीएम बन गई और वो सड़कों पे आ गए। और इत्तेहाद इतना उनका स्ट्रांग हो गया क्योंकि जिस किस्म के जुल्म और सितम खान साहब की गवर्नमेंट कर रही थी और अदारों को साथ मिला के जो लोगों पे केसेस बना रहे थे, उसके तहत उन्होंने ये सोचा कि इनको गवर्नमेंट से निकाला जाए। और प्लस जो मईशत का हाल किया, जो गवर्नर्स का हाल किया, तो अब आके जब ये निकले और ये हवा में थे कि मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ये पॉपुलैरिटी बबल होती है। आप गलत बयानी करके कौम को वरगला के और कौम को झूठ बोलकर अगर आप अपने ये समझते हैं कि ये मेरी पॉपुलैरिटी, इनको इलेक्शन जल्दी क्यों चाहिए, इसका सवाल कोई नहीं करता। क्यों चाहिए जल्दी? उसकी वजह यही है कि झूठ दिन ब दिन खुल रहे हैं, चोरियां दिन ब दिन बरामद हो रही हैं, माल अभी बरामद करना है, और जो बयानिया दिया गया था वो दिन ब दिन पिट रहा है, क्योंकि झूठ की इतनी शेल्फ लाइफ होती है जितना ये वक्त गुजार चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो, इससे पहले कि मैं जेल जाऊं, वो चोरियां कोर्ट्स में जाएं, वो बरामदी हो, वो जो तोशा खाना है, वो जो फॉरेन फंडेड केस है, वो जो ये नाअहल होने हैं, वो सारी चीजों को ये सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से वापस आ जाऊं, जो कि मैं ये समझता हूं और मजीद क्या आना है सामने लाइफ है। देखिए 2-4 केस तो ओपन एंड शट केस हैं, जिसमें वो लैंड है जो फरा गोगी पिंकी और जो अल कादर यूनिवर्सिटी का केस है, और वो बिल्कुल ओपन एंड शट है विद इन प्रूफ। अच्छा, दूसरा केस है तोशा खाना का, वो जो आप अभी मीडिया में देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है पैसे वाइज, और वो आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये बंदा सोचे कि इस वक्त जब मईशत पाकिस्तान की इतनी बुरी और प्रेशर में है, आप इलेक्शन चाहते हैं, भाई आप 10 महीने रुक नहीं सकते। आपने सारा जोर लगा लिया, पहले तो आपने जोर लगाया कि किसी तरीके से वो पोस्टिंग को कंट्रोवर्शियल किया जाए, और लॉन्ग मार्च और फिर रोज तकरीरें, रोज धमकी से कोई आपके मतलब आपका जो ब्लफ है वो सबने कैश करवाया। मोहसिन साहब, इस बात का जवाब जरा मुझे हारिस नवाज साहब से लेने दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा मूव हुआ है खान साहब की तरफ से, शायद आप सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो खुद अब मुज़ाकरात की दावत देंगे कि आए, बैठें, बात करें, इलेक्शन की डेट दें। तो हारिस साहब, क्या एस्टेब्लिशमेंट ने कोई किरदार अदा किया है खान साहब को इस स्टेज तक लाने के लिए? नहीं, आई डोंट थिंक। देखें, जब से पहले ही अनाउंस कर दिया था, जो बात की है कि एक पॉलिटिकल की, यही इमरान खान साहब को नाराजगी थी कि जब वो कहते थे आप इंटरफेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, फिर डिफरेंट जो लकब दे रहे थे, तो अब आर्मी ने प्रूव कर दिया एस्टैब्लिशमेंट ने कि वी आर ए पॉलिटिकल कम, बट में यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, और हम इसमें शामिल नहीं होंगे। बात यह है कि इस वक्त सियासी लड़ाई इमरान खान साहब को खास तौर पे सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़नी चाहिए। अब एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट इंटरफेयर, लेकिन बात यह है कि इस वक्त किरण सोचने की बात यह है कि अब इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, क्या हम मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं जी, या हम इसको इनस्टेबल चाहते हैं, हम इसको नहीं चाहते कि हालात ठीक है। इमरान खान को मैं बिल्कुल कहता हूँ बहुत गलतियाँ की, देयर इज नो डाउट कि उनके काम का एक लैंग्वेज और जो सारी चीज़ें थी वो बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री थी और नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर जो हम इस वक्त देख रहे हैं, मुल्क को
सख्त इस वक्त हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। बहुत हम खुदा न खास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा रैशनल देखिए। अगर इमरान ने बड़ी गलतियां की हैं, वो विथड्रॉ करे, तो नाउ इज द टाइम कि कहीं थोड़ा सा स्पेस देके सिट डाउन एंड फाइंड अ बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। कल के लिए सर आप क्या समझते हैं, कल हुकूमत मुशावरत करने जा रही है? अब ऐसा फैसला हो सकता है कि बातचीत कर ली जाए, मुज़ाकरात के टेबल पर अगर इमरान खान साहब आ रहे हैं तो हुकूमत भी आ जाए? देखें, अगर आपने राना सनाउल्लाह की एक बात सुनी हो तो उन्होंने ये, मैंने जो सुना वो ये कह रहे थे कि जब टेबल पे बैठते हैं कोई ना कोई हल निकल आता है। देखें, बैठना दुनिया में लड़ाई जितनी भी होती हैं, बिल्कुल इमरान खान का स्टांस गलत रहा, आई डू एग्री, ऑलवेज हैव बीन सेइंग इट, लेकिन इस वक्त मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि मुज़ाकरात हो, कोई ना कोई एमिकेबल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस वक्त। एग्जैक्टली जो एक अनसर्टेनिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहसिन साहब, आपके पास है कोई इत्तलात, कोई कंफर्मेशन कि अगर सामने से पेशकश हो गई है तो हुकूमत भी वो मुतालबा जो पहले हुकूमत की जानिब से किया जा रहा था उस पर फिर अमल भी कर ले? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बात तो टेबल पे ही ख़त्म होनी है, लेकिन खान साहब ने पहले दिन से धौंस धांधली और एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, और इस गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं इनको जिन अल्फाज से वो नवाजते रहे और कहते रहे कि मैं इनके साथ तो मर भी जाऊं तो नहीं बैठूंगा, तो अब मर के ही मोहब्बत करनी है, मर के ही टेबल पे बैठना है। तो क्योंकि खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि पहले धमकाओ, नहीं तो फिर माफ़ी मांग लो या यू टर्न ले लो। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बैठना चाहिए। इसका देखें, वही बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और अभी इलेक्शन देखें किसी सूरत भी हो तो आफ्टर बजट जो है वो सोचा जा सकता है, क्योंकि उससे पहले आपकी इकोनॉमी पे इतना सख्त प्रेशर है और गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है, आवाम पे भी है। आवाम को कुछ सोल्यूशन चाहिए कि उसमें महंगाई कम हो, उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कोई आसानी गवर्नमेंट की तरफ से आए। तो खान साहब क्योंकि एक एजेंडे के तहत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे, और वो एजेंडा उनका इंटरनेशनल है, और अब वो सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर चुके हुए हैं। अब हार के रावलपिंडी में आए तो कहा इस्तीफे, और मैं यकीन से कह सकता हूँ ये कभी रिजाइन नहीं करेंगे, इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, इनके लोग पावर पॉलिटिक्स के आदी हैं, और वो तकरीबन सारे सियासतदान होते हैं। तो मकसद ये है कि आप 6 महीने इंतजार कर लें, बजट आने दें। जी, मोनिस के इंटरव्यू के बाद की कल एक सिचुएशन बनी है। अच्छा, ये जो जनरल बाजवा के खिलाफ और इदारे के खिलाफ जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे थे, जो कुछ इमरान खान साहब स्टेज पर कहा करते थे, ये कोई आजकल की बात तो है नहीं, या ये उनके जाने के बाद की बात नहीं है, ये अप्रैल से हो रहा है सर। अब जो कुछ अप्रैल से होता रहा, तो मोनिस इलाही को बाजवा साहब के जाने के बाद इस बात का एहसास क्यों हुआ, और क्या आपको लगता है कि ये कल के उनके स्टेटमेंट के बाद पंजाब की सूरत हाल में कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, पंजाब की सूरत हाल ऐसी है कि वो आपको 10-15 दिन में पता चल जाएगा कि मेरे ख्याल में पंजाब की गवर्नमेंट इधर वे बदल जाएगी, और ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे। परवेज़ इलाही साहब ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये किसी गर्म जगह पाँव नहीं रखते, इनको चांस मिल रहा है। ये कल आए हुए थे दोनों बाप बेटा, मेरा ख्याल में ये स्विच कर जाएंगे, यहाँ ये कोई बीच गली, पतली गली से निकल लेंगे। जहां तक बात है, उनके तो आ रही है मियां साहब की तरफ से कि उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने कहा, कल कहाँ आए हुए थे, जमान पार्क की बात कर रहे हैं आप? सही नहीं, जमान पार्क नहीं, वो कल इस्लामाबाद में थे। अच्छा सर, किससे मिलने आए हुए थे? वो आप उन्हीं से पूछ लें, मैं मुझसे तो नहीं पूछे तो बेहतर। सर वैसे एक रूमर कुछ इस तरह की भी है कि पिंडी में भी कोई आम मुलाकात की है उन्होंने। नहीं, पिंडी में नहीं है, पिंडी में वो मेरा नहीं ख्याल के मिल सकेंगे। जहाँ तक बात है मोहम्मद साहब के इंटरव्यू की, तो वो मैं आपको बता दूं, मेरा ख्याल में उन्होंने थोड़ी सी नाम कोई और लेना था, ले कोई और लिया। सर पिंडी में नहीं हुई तो क्या अपारा के आसपास कोई मुलाकात हुई है बेग साहब? आप कह दें, मैं नहीं कहूँगा।
सही सर। अच्छा, कुछ इस तरह की इत्तलात भी आ रही हैं कि शायद मियां साहब ने कहा है कि 10 सीटें लेकर अगर अपनी पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करते हैं तो कर लें, हमारे साथ निगोशिएट नहीं हो सकता अब। इज इट ट्रू सर? बिल्कुल, देखें पॉलिटिक्स में तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जरदारी साहब क्योंकि पंजाब के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका होमवर्क मियां साहब के होमवर्क से टोटली डिफरेंट है, उनका वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट है। वो ये समझते हैं कि लोगों को साथ रख के चलना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में मियां साहब जो हैं उनका भी स्टांस ठीक है। वो पंजाब को बेहतर समझते हैं और वो समझते हैं कि पंजाब में अभी भी उनकी जो है वोट बैंक जो है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। ना कि बेग साहब, पंजाब का वैसे फॉर्मूला क्या होगा सर? अदम एतमाद अगर लेकर आते हैं तो नंबर्स तो पूरे नहीं है उनके पास, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी की जा सकती है? आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि 10-15 दिन में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, सस्टेन नहीं कर सकेगी पंजाब गवर्नमेंट। देखिए, नंबर पूरे हैं, नंबर की आप फिक्र ना करें। अदरवाइज अगर इनको परवेज अलाई साहब को ये शक होता कि नंबर पूरे नहीं है तो पिछले 4 माह से ये जो कौमी उनका सूबाई असम्बली का इजलास है वो चलाए रखा है ताकि अदम एतमाद ना आ सके। अभी इन्होंने कोई प्रोविजन निकाली है गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, उसकी प्रोविजन है कि आप, क्योंकि इनको यही खतरा है कि इजलास जिस दिन हमने प्रोवोक किया तो उसी दिन ही अदम एतमाद या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का गवर्नर साहब कह सकते हैं। नंबर पूरे है, वो जब भी होगा तो नंबर आप देख लीजिएगा। सही। अच्छा, हारिस साहब, ये जो मोनिस इलाही साहब ने कल एक बात कर दी है, ऑब्वियसली अब उसके दूसरी तरफ से भी जवाब का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सर अगर उनकी इस बात में सदाकत है और जो ये बात कर रहे हैं कि अदम एतमाद पर जब पंजाब वाला मामला हुआ वहाँ पर साथ बाजवा साहब के कहने पर दिया गया, तो बाजवा साहब तो ऑलरेडी अपनी लास्ट स्पीच में ये कह चुके थे कि हमने फरवरी से ये फैसला कर लिया था कि अब सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। तो सर अगर उन्होंने ये मशवरा दिया तो फिर किस कैपेसिटी में मशवरा दिया? देखिए, मुझे तो खैर इसके बारे में नहीं पता, लेकिन एक मोनिस इलाही ने जो बात की है वो इसलिए की है कि जिस तरीके से उनके रिटायरमेंट के बाद सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई हुई है, उसको काउंटर करने के लिए मैं भी सिंपैथी, बिकॉज पहले काफ़ी अर्से से वो साथ थे जिसकी वजह से उन्होंने बात की होगी, लेकिन आई कांट कमेंट बिकॉज मुझे बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन किरण, देखिए, मैं बात ये कर रहा हूँ, चाहे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आए, नो कॉन्फिडेंस ले आए, आप हुकूमत तोड़ दें या इमरान खान असम्बली तोड़ दें, व्हाट विल हैपन? अगेन अनसर्टेनिटी, कैन वी अफोर्ड इट? मैं ये बात कहता हूँ कि अगर ये बैठ के ये मसाइल हल करें कि चलें आप जुलाई अगस्त में नहीं करें, आप मई में इलेक्शन कर लें, 1-2 महीने में, ताकि 6 महीने अभी और हुकूमत को मिल जाएं, वो दे माइट बी एबल टू डू, कोई लोगों के लिए काम कर लें, प्राइस डाउन कर लें, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें जो कि शटर हुआ है, और उसके बाद इलेक्शन हो जाएं और ये 6 महीने स्टेबल हो जाए। अगर अनाउंस करके मीटिंग करके वो डिसाइड हो जाता है तो मुल्क का पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इकोनॉमिकली भी हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। सर ज्यादा जो मसाइल हैं वो इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से ही है। हमारे सब कल सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को सर आज बड़ा रिलीफ मिला है, $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत बढ़ाई गई है। तो आर्मी चीफ ने सऊदी सफीर से मुलाकात की थी, क्या सर ये कह सकते हैं हम उन्हीं की काविशों का नतीजा है? देखिए, आर्मी हैज ऑलवेज बीन डूइंग, इसमें बहुत गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे। इवन जनरल बाजवा की बात करें जो चले गए हैं सऊदी अरब से, यूएई से, उसके बाद आपके अमेरिका से, ही हैड वेरी गुड मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप एंड इवन मिलिट्री टू गवर्नमेंट लेवल के। पर उन्होंने हर दफा चाइना के साथ भी जाके बहुत दफा गवर्नमेंट को हेल्प आउट किया इस मामले में, जाके पर्सनल मुलाकातें की, वहाँ से पैसे भी रिलीज करवाए, सऊदी अरब से भी की। इवन नाउ अगर नहीं भी किया मुलाकात में, जो इन्वेस्टर मिले हैं चीफ आर्मी साहब से, एज ए गुड विल उन्होंने एक्सटेंड किया होगा, ये करना चाहिए था। लेकिन देखिए, 6-7-8 बिलियन डॉलर इज नथिंग। अभी इसके लिए अगर 6 महीने के लिए पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो जाए और लोगों का कोई इन्वेस्टर्स का भी बाहर से जब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करे तो बेहतर होगा। इसलिए इस वक्त गवर्नमेंट बजाय मजाक उड़ाए इमरान खान का, मेरे ख्याल में तहम्मुल मिजाजी, बुद्धिदारी, मैच्योरिटी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आर्मी कहती है वेरी पॉलिटिकल, तो आप पॉलिटिकल लीडर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि दे शुड शो मोर मैच्योरिटी
और उसमें बैठ के कहीं ना कहीं कोई तरीका निकालें। देखें, ये मुल्क के लिए इस वक्त बिल्कुल ये सूट नहीं करता। हम वी कांट अफोर्ड इट एज ए पाकिस्तानी। आई एम टॉकिंग कुछ ना, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले, गवर्नमेंट ताकि इनिशिएटिव ले और उसको हल निकाले। सही, ठीक। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले, स्पेशली जो इकोनॉमी की सूरत हाल है। सर, इस पर भी अपना कमेंट कीजिएगा बेग साहब। और साथ साथ ये जो मैं पहले हारिस साहब से पूछ रही थी, ये जो न्यूट्रलिटी वाली बात हुई, उसके बाद मोरिस इलाही ने अगर ये स्टेटमेंट दे दिया है कि हमने उनके मशवरे पर PTI का साथ दिया था, तो ये मशवरे तो फिर चौधरी शुजात को भी मिले होंगे और उनका डिसीजन लेकिन मुख्तलिफ था। फिर क्या इसके अलावा, इनके मोनिस इलाही साहब के अलावा भी दीगर इत्तेहादियों को भी मशवरे मिले उस वक्त? जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है जी, उस वक्त मेरे नॉलेज में है कि जो मुझे बात पता चली थी कि परवेज़ इलाही साहब ने बाजवा साहब से एक हुज्जत के तौर पर पूछा ज़रूर था कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा यह आपका डिसीजन है। हाँ, अलबत्ता एक वो जो लाला सहराई थे वो इनके और खान साहब के चीफ जो हैं वो मशवरे वाले साहब थे, तो उन्होंने इनको कहा कि आप वहाँ चले जाएं, और ये भाग के जो है वो बनी गाला चले गए। मैं ये समझता हूँ कि ये बाजवा साहब का मेरे ख्याल में इसमें कोई अमल दखल नहीं था। और जहाँ तक बात उन्होंने की जो PTI सोशल मीडिया पे कर रही है, मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियां मिला लें, और अगर सबको अगर कोई बाजवा साहब से शिकवा हो तो कम से कम PTI को शिकवा नहीं होना चाहिए, जो उन्होंने उस वक्त की गवर्नमेंट का साथ दिया। और बाद में भी बाजवा साहब ये समझते रहे कि हमें अर्ली इलेक्शन में जाना चाहिए इमरान खान की डिमांड पे, और फिर इमरान खान ने उनसे जो डिमांड की 3 थी कि एक तो जल्दी इलेक्शन करवा दें, दूसरा मेरे पे केसेस ना बनाएं और मुझे अरेस्ट ना करें। उस पर आज दिन तक अमल होता रहा जब तक बाजवा साहब रहे। तो अब अगर ये बाजवा साहब को PTI क्रिटिसाइज करती है तो मैं कहता हूँ इनके लिए शर्म की बात है, इनके लीडर के लिए भी शर्म की बात है। हिस्ट्री में जो सपोर्ट इमरान खान को मिली वो आज तक किसी गवर्नमेंट को नहीं मिली। अगर किसी गवर्नमेंट को 10% मिले वो इससे बेहतर परफॉर्म करे और पाकिस्तान को आगे लेके जाए। ये जो 1 पेज था अपने मुंह से कहते रहे, तो क्या हुआ? वो 1 पेज कैसे खत्म हो गया? अगर वो न्यूट्रल थे तो इसका आपको दुख है कि वो आपकी मदद करते सर, कि वो फिर यौम निजात और यौम दफा टाइप के हैशटैग चलाकर इस तरह के ट्रेंड्स बनाए गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौसम के साथ मौजूद थे हारिस नवाज साहब, आपका बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा से आइए बैठिए बात करें इलेक्शन डे तक का सफर। तो जो यू टर्न्स होते हैं वो खान साहब की सलाह में अच्छे होते हैं, इस पर तफसीली तौर पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी नाज़रीन। और अब हम बात करने वाले हैं ज़रा इमरान खान साहब के यू टर्न के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से आज का एक यू टर्न खान साहब का सामने आया है, जहाँ पर पहले वो कहते थे कि मैंने इन चोरों के साथ बैठना नहीं है, इन चोरों से बात नहीं करनी है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अब खान साहब खुद मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। अब खान साहब खुद ये चाहते हैं कि आ जाएं, बैठें, बात करें और इलेक्शन की डेट दें। तो खेल के मैदान से रिवर्स स्विंग्स, तो मैदान अमल में अपने मौक़िफ़ से ही रिवर्स। खान साहब को जहां फ़ायदा दिखता है वहां ऐसी फील्डिंग लगाते हैं कि दुनिया हैरान और पार्टी क़यादत जो है ना वो परेशान रह जाती है। खान साहब के यू टर्न्स की इनिंग्स इतनी तवील है कि अब तो उनके मुखालिफिन भी उन्हें यू टर्न खान के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि किसी का नाम बिगाड़ना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन खान साहब अपने मुखालिफिन के नाम और काम दोनों ही बिगाड़ने में खूब महारत रखते हैं। सियासत में उसूल, कानून, इखलाक और इक़दार की बातें करने वाले इमरान खान ने हर यू टर्न पर अपने ही तय करदा उसूलों का सौदा किया और फिर धड़ल्ले के साथ अपने उन यू टर्न्स को बड़े लीडर की निशानी करार दिया। उन्होंने यू टर्न देखकर फायदा नहीं उठाया बल्कि फायदा देखकर यू टर्न लिया है। इमरान खान ने अपने सियासी करियर का पहला बड़ा फायदा यू टर्न का कौमी असम्बली की नशस्त के हुसूल के लिए लिया। खान साहब ने 1997 में सियासत में कदम रखते ही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, लेकिन फिर अचानक आमर वक्त परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी में सदर मुंतखब करवा दिया। फिर अचानक मेंबर कौमी असम्बली बनकर आ गए। फायदे का यू टर्न नंबर 2।
मुशर्रफ के इक़्तिदार के खिलाफ मुल्क भर में आवाज़ें उठी तो खान साहब फिर प्रो इस्टेब्लिशमेंट से एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। अपना फ़ायदा देखा और APDM में शामिल होकर न सिर्फ अपनी सियासत बचाई बल्कि वो स्टेज भी शेयर किया जिसकी ज़रूरत उन्हें लीडर बनने के लिए थी। बकौल साबिक सदर खान साहब ने उनसे 100 सीट्स का मुतालबा किया, ना मानने की सूरत में उनके खिलाफ हो गए। यही वो वक्त था जब इमरान खान खुलेआम मुस्लिम लीग काफ पर तनकीद करते थे। मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़ने पर लोटा सियासत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे। इमरान खान ने अपने फ़ायदे के लिए फिर यू टर्न लिया और काफ लीग के बंदे तोड़कर उन्हें वेलकम करने लगे। बकौल परवेज़ इलाही ये काम जनरल शुजा पाशा ने कहा था। खान साहब ने उनके कहने पर यह काम किया था। यहाँ तक कि तहरीके इंसाफ के तमाम अहम रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, बाबर आवान, खुसरो बख्तियार सभी मुख्तलिफ पार्टी से शिफ्ट हुए हैं। अपने फ़ायदे के लिए इमरान खान का फ़ायदे का यू टर्न नंबर 4 2013 के इलेक्शन और असेंबली को जाली करार देकर इस्तीफे देने का उसूली कदम उठाया, लेकिन कुछ यकीन दहानियों के बाद फिर यू टर्न लिया और असेंबली में आ गए। कुछ अरसे बाद मियाँ साहब नाअहल होकर सियासत से ही बाहर हो गए। फ़ायदे का यू टर्न नंबर 5 इमरान खान कहा करते थे किसी के कंधे पर इख्तिदार में नहीं आएंगे, लेकिन जब वजारत उज़्मा नजर आई तो इस्टेब्लिशमेंट को गले लगाया, उसूलों को दूर भगाया, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से नाराज ही इसलिए हुए कि मुझे क्यों नहीं बचाया। फ़ायदे का यू टर्न नंबर 6 इमरान खान आज़ाद उम्मीदवारों को सियासत के लिए ज़हर कातिल कहते थे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए यहाँ भी यू टर्न लिया और जहांगीर तरीन के जहाज में भर भर आने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को गले लगाया। फ़ायदे का यू टर्न नंबर 7 इक़्तिदार में आने और फिर अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए खान साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तारीख का सबसे जमहूरियत पसंद सिपह सालार करार दिया, लेकिन जब उन्होंने न्यूट्रल होकर इक़्तिदार बचाने से इनकार किया तो वो मीर जाफर हो गए। बात उनके जाने पर यौम निजात तक जा पहुंची। फ़ायदे के लिए लिया गया यू टर्न नंबर 8 जिनसे लड़ाई को हुकूमत जाने की वजह कहते हैं, उन्हें ही इक़्तिदार बचाने के लिए ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे। किस कानून के तहत खान साहब, किस उसूल के तहत? यकीनन जवाब सबको मालूम है। इमरान खान साहब का फ़ायदे के लिए लिया गया यू टर्न नंबर 9 अदम एतमाद आई तो अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया, अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाया, बाद में अपना फ़ायदा देखकर न सिर्फ साजिश और गुलामी के बयानिए से यू टर्न लिया बल्कि साजिश करने वाले अमरीका से ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात भी हासिल की। फ़ायदे का यू टर्न नंबर 10 तहरीके अदम एतमाद के दौरान खान साहब ने मुनहरिफ अराकीन और अपोजिशन रहनुमाओं की गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकात की सख्त मुखालिफत की। इक़्तिदार जाने के बाद अपने फ़ायदे के लिए खान साहब खुद और उनकी पार्टी के लीडरान उन्हीं सिफारतकारों से आए रोज़ मुलाकातें कर रहे हैं। फ़ायदे का यू टर्न नंबर 11 इमरान खान ने अदम एतमाद के दौरान दावा किया कि उनके साथियों ने पैसा लेकर वोट बेचा, मगर बाद में ऑडियो लीक से मालूम हुआ है कि खान साहब तो खुद अपने फ़ायदे के लिए अरहकीन खरीदने की कोशिश करते रहे। फ़ायदे का यू टर्न नंबर 12 इमरान खान परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते थे, लेकिन फिर इक़्तिदार में रहने के लिए सबसे बड़ा सूबा सबसे बड़े डाकू के हवाले कर दिया। फ़ायदे का यू टर्न नंबर 13 इमरान खान हुकूमत में आने से कबल MQM को कातिल और दहशतगर्द जमात करार देते थे। फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के चंद वोट से इमरान खान को वजारत उज़्मा मिली तो उनसे बढ़कर कोई नफीस दुनिया में राय नहीं। फ़ायदे का यू टर्न नंबर 14 इक़्तिदार से निकलने के बाद खान साहब बरमला ये कहते थे कि आर्मी चीफ की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों का क्या काम। फिर खुद अपोजिशन होकर ही आर्मी चीफ से मुलाकातें करते रहे और साथ देने की इल्तिजाएं करते रहे। फ़ायदे का यू टर्न नंबर 15 तोशा खाना से तोहफा लेने पर तनकीद करने वाले इमरान खान ने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ भी यू टर्न लिया। न सिर्फ कम पैसों में तोहफा खरीदा बल्कि अखलाकियात के निचले दर्जे पर जाकर उन्हें ज़्यादा कीमत में ज़ाती माली फ़ायदे के लिए फ़रोख्त भी कर दिया। फ़ायदे के लिए लिया गया खान साहब का यू टर्न नंबर 16 इमरान खान ने IMF से सिर्फ कर्ज ही नहीं लिया बल्कि उन्हें लिख कर भी दिया कि वो बिजली, पेट्रोल और गैस पर टैक्स लगाएंगे, लेकिन इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर सियासी फ़ायदे और आने वाली हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल की कीमत कम करके उसे मुंजमद कर दिया। फ़ायदे का यू टर्न नंबर 17 इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले एमनेस्टी स्कीम्स की मुखालिफत करते थे। इस तरह की स्कीम्स को ब्लैक और वाइट करने का जरिया बताते थे।
मगर वजीर आजम बनते ही पहले साल एमनेस्टी स्कीम ले आए, जिससे फराह गोगी समेत कई बड़े नामों ने फ़ायदा उठाया। फ़ायदे का यूटर्न नंबर 18, इख्तिदार मिलने से कबल इमरान खान को प्रोटोकॉल लेने वाले जहर और साइकिल पर जाने वाले हकीकी लीडर नजर आते थे, लेकिन इख्तिदार मिलने के बाद प्रोटोकॉल और हेलीकॉप्टर के ऐसे मजे लगे कि फिर कभी उससे नीचे ही नहीं उतरे। फ़ायदे का यूटर्न नंबर 19, तहरीके लब्बैक के कारकुनान को आशिक़ रसूल कहा करते थे, उनके धरनों को सपोर्ट किया करते थे क्योंकि उससे नून लीग की हुकूमत को नुकसान था। लेकिन जब वो इश्क उनके अपने दौर तक पहुंचा तो अपनी सियासत बचाने और दुनिया में इमेज कायम करने के लिए उन पर गोलियां तक बरसा दी और पाबंदी भी लगवाई। और अब हाल ही में लिया गया फ़ायदे का यूटर्न नंबर 20, इमरान खान कहते थे किसी भी सूरत मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करेंगे बल्कि फौज से ही मामला डील करेंगे, लेकिन दाल गलती हुई दिखाई नहीं दी तो यहाँ भी यू टर्न ले लिया और अब इंतखाबात के लिए हुकूमत से बातचीत की इल्तिजा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जल्द इंतखाबात से उन्हें फ़ायदा होगा। यानी यहाँ भी यू टर्न फ़ायदे के लिए ही लिया गया है। यही नहीं, खान साहब ने ऐलान किया कि पीएम हाउस को लाइब्रेरी और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाई। बैरून मुल्क दौरों पर नहीं जाएंगे। वजारत उज़्मा संभालने के बाद पहले साल ही अमरीका, सऊदी अरब और इंडोनेशिया समेत कई ममालिक के दौरे किए। इमरान खान ने कहा कि सरकारी दौरों पर ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, हर दौरे पर बड़े बड़े वफूद साथ लेकर गए। चार्टर्ड फ्लाइट की जगह कमर्शियल फ्लाइट इस्तेमाल करूंगा कभी नहीं की। जिन्हें चपड़ासी नहीं लगाना था उन्हें खुफिया दरवाजे खोलने के लिए वजीर दाखिला लगा दिया। गोया इमरान खान की सियासी हिस्ट्री बताती है जहां फ़ायदा हो वहाँ यू टर्न तो अच्छे होते हैं जनाब। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। एमक्यूएम के नाम पर लंदन में 7 महंगी प्रॉपर्टीज़ जिनकी मालियत 6 से 8 अरब बताई जाती है, किसकी है? बड़ा मौमा बना हुआ है। अरबों रुपए की जायदाद पर किसका हक है? अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम पाकिस्तान लंदन की अदालत में आमने सामने आ गए। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि जायदाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वजूद में आने से पहले की है, जबकि एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि जायदादों पर शोहदा, लापता और गिरफ्तार कारकुनान की फैमिलीज़ का हक है, जिसके हुसूल के लिए वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने लंदन में दरख्वास्त दायर की थी। लेकिन अब केस में गवाह के तौर पर फारूक सत्तार साहब और नदीम नुसरत भी शामिल हो गए। गो कि दोनों रहनुमा आप समझते हैं कि मामला अदालत में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जायदाद की तकसीम के हक में ज़रूर हैं। जो रहनुमा अलहदा होने के बाद भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं थे, आज उन्हें अदालत में ले गए हैं। ये तब्दीली कैसे आई है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे सरबरा एमक्यूएम पाकिस्तान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी फारूक सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, ये एमक्यूएम पाकिस्तान को अरबों की जायदाद का अचानक से ख्याल कैसे आ गया और आप गवाही देने पहुंच गए? कैसे हुआ ये? जिनके खिलाफ आप एक लफ्ज़ तक नहीं कहते थे आज गवाह बन गए। किरण नाज, आपने अपने इंट्रो में ये बताया कि जब 2020 में ये पिटीशन एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से उनके सरबरा खालिद मुगल सिद्दीकी साहब की मंजूरी से वफाकी वज़ीर IT जो हैं अमीनुल हक, उन्होंने दायर की थी, तो उस वक्त मैंने इसकी मुखालफत की थी और मैं समझता था कि ये लड़ाई झगड़ा क़ब्ल इस वक्त है, ये किसी और तरीके से भी इस मसले को हल किया जा सकता है और KKF की जुमला जायदाद चाहे लंदन में हो चाहे पाकिस्तान में हो, उसको किसी मसरफ़ में लाकर इसका जो बुनियादी मकसद था कि शोहदा की फ़ैमिलीज़ को रिलीफ़ किस तरह दी जानी चाहिए, उनके बच्चों की मुस्तकिल तालीम का बंदोबस्त कैसे हो, जो असीरान लापता अफराद हैं उनके अहल खाना या दीगर आम जो मुस्तहिकीन हैं, नादार, बेवाएँ, यतीम जो तबका है, उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो मकसद तो यही था, तो ये किसी और तरीके से भी हल हो सकता था, मैं इसके हक़ में नहीं था। लेकिन हुआ ये कि जब जवाब दावा लंदन से 2022 में दाखिल किया गया तो एमक्यूएम पाकिस्तान के जो वकील हैं नज़र मोहम्मद, लंदन में मुकीम है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। मुझे एमक्यूएम के मेरे दोस्तों ने मुझसे रब्ता नहीं किया, ना खालिद भाई ने, ना अमीनुल हक ने, ना कि वसीम अख्तर ने, किसी ने नहीं किया। मुझे उन्होंने कहा देखिए 2-3 बातें ऐसी आई हैं जो आपके इक़दाम को चैलेंज करती है। ये अदालत है, इसमें अनअटेंडेड अनएड्रेस ये बात चली गई, ये रिकॉर्ड पर आ जाएगी, तो आप इसका अगर ख़ुद जवाब देंगे ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा मैं MAKS क्यूरी बनकर आता हूँ, एक इंडिपेंडेंट तजिया या जो तबसरा करता है, तो उनका उसकी गुंजाइश केस में नहीं है, आप आएँ हमारी तरफ से। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा, जो केस की मेरिट है उस पर बात नहीं होगी, जो पार्टी की तारीख़ है, आइन है, आइन का इर्तका है
और उसके साथ जो आपने 23 अगस्त को टेक ओवर किया 2016 पार्टी को और लंदन से अलग किया और 31 अगस्त को राब्ता कमेटी में उस पर मोहरे तस्दीक सबकी एंडोर्स किया, बस इसके बारे में तफसील मालूम करनी है। तो जब मैं गया तो दो वहाँ पर नुकात थे, जब मैंने हामी भर ली और मैं चला गया वीडियो लिंक पर। तो एक तो ये कि 2002, 2012, 2016 में 3 मरतबा आइन बने और आइन में तरामीम हुई। 2015 का कोई आइन नहीं है। जवाब दावा में लंदन MKM ने कहा कि 2015 का आइन है, तो मैंने उस पर जो हकीकत थी वो मैंने आश्कार की। और 23 अगस्त का मेरा इक़दाम और 31 अगस्त को राब्ता कमेटी की मंजूरी 2/3 से हुई। आईनी इक़दाम था। इस तरह का केस करने से सर MKM को पाकिस्तान में फ़ायदा पहुंचेगा? मैं ये समझता हूँ, देखिए लंदन की कोर्ट है, वो निस्बतन उनका अदालती निज़ाम हमसे ज़्यादा बेहतर है, तो अब किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ कि चलें, मैं देखो मैं तो ना उनकी तरफ हूँ ना इनकी तरफ हूँ, मेरा एलिजेंस MKM के साथ नहीं है, मैं MKM से बिलोंग नहीं करता हूँ। तो इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैंने बीच का रास्ता भी एक निकाल के तजवीज़ दिया कि इस पर लड़ने की वजह देखें, अगर लंदन MKM में केस जीतती है तो उनके पास प्रॉपर्टी, अगर ये जीतेंगे तो इनके पास। लेकिन करना क्या, दोनों अपना प्लान तो बताएं कि जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी लंदन की किसी को भी अल्टीमेटली मिलती है, तो ये MKM के बानी भी कह चुके हैं कि ये मेरी मिल्कियत नहीं है, ये शोधा की, उनके लवाकिन और ये जो मुस्तहिकीन है ये उनका माल है। तो मैं यही मैंने पूछा सवाल उनसे भी और MKM पाकिस्तान से कि आगे का प्लान बता दें, ताकि जो ये शुकूक शुबात हैं लोगों की हमारी नीयतों पर। कमाल है, लेकिन आप क्या जानते हैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में? कब बनाई गई, कब ली गई ये, और बानी मुत्तहिदा और आप लोगों का इसमें किरदार क्या था? देखिए मैं सुनता ज़रूर रहता था कि वहाँ ट्रस्ट बने हैं और जो पूरी दुनिया से जो डोनेशन आता है और ख़ास तौर से खिदमत खल्क फाउंडेशन की मद में आता है, तो उससे कुछ इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि उन प्रॉपर्टियों को रेंट पे दे के या उनको ज़्यादा कमर्शियली एक्सप्लॉइट करके उससे जो बाकायदा माहाना और सालाना आमदनी हो सकती है वो तंजीम को और तंजीम के शोबे KKF के इस्तेमाल में आ सकती है। लेकिन ये कि वो अमली तौर पर फिर ऐसा हुआ नहीं और होता हुआ नज़र भी नहीं आया, और वो फ्रोज़न प्रॉपर्टियाँ इसी तरह पड़ी हैं, कभी किसी के इस्तेमाल में, शायद कभी किसी के इस्तेमाल में। वो ट्रस्ट बने, यूरो ट्रस्ट एक ट्रस्ट ऐसी। यानी फारूक साहब आप लोग इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऐसा नहीं जानते थे और इसी वजह से फिर क्या इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में भी कभी MKM की प्रॉपर्टी के तौर पर इसे जाहिर नहीं किया गया? क्योंकि ये अलहदा से ट्रस्ट थे, इंडिपेंडेंट ट्रस्ट थे, और इसमें MKM राब्ता कमेटी के लंदन के जो साथी थे वही MKM के बानी के साथ उसके ट्रस्टी थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ पर उसकी डिक्लेरेशन की मिनिस्ट्रल जमात MKM की जानिब से उसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। तो ये बात तो तय है, तो वो कोई लीगल इशू नहीं है उसमें। लेकिन जब आपने ये कह दिया है इसके अंदर आगे टेक्निकली लीगली अभी क्या लगता है आपको, ये अचानक से वो प्रॉपर्टीज फिर क्यों याद आ गई MKM को, MKM पाकिस्तान को? अब ये तो देखें, अमीनुल हक पटिशनर हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी में इसकी अप्रूवल और मंजूरी दी है। मेरे ख्याल में ये दोनों ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उन्हें ज़रूरत क्यों हुई और क्यों इन्होंने ऐसा किया। नदीम नुसरत भी मेरी तरह इसमें अदालत में आए हैं, मैं भी वीडियो लिंक पर गया हूँ, लेकिन हम दोनों का मौक़िफ़ ये है कि ये ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और ये करना नहीं चाहते, इसकी ज़रूरत नहीं थी। पहले अपने आप को मजबूत करते, अपनी बुनियाद को मुस्तहकम करते, लोगों से अपने आप को जोड़ते, लोगों के एतमाद को बहाल करते, अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरी को बेहतर करते। ये बात कही और MKM पाकिस्तान ऑब्वियसली वो ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है अपना कि इसका जो पैसा है वो शोहदा की फैमिलीज को, उनके लवाहिकीन को जाना है। तो वाकई आपको यकीन है कि उन तक पहुंचेगा ये? मैं उनसे ये कहता हूँ, मैं अपने यहाँ के MKM के साथियों से, मैंने गुज़िश्ता रोज़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने पूरी एक लिस्ट दिखाई कि भाई कराची में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है, कुछ किसी के ज़ेरे कब्ज़ा चली गई है, कुछ KDA ने ज़बरदस्ती वागुजार कर ली है। तो MKM को सबसे पहले उस पर भी जोर देना चाहिए, जो अपनी नाक के नीचे प्रॉपर्टीज़ हैं उनको खुदारा बचा लें। फिर लंदन की प्रॉपर्टी के भी पीछे हम चले जाएंगे, लेकिन ये चलें, प्रॉपर्टी का इशू आ गया तो मैंने कहा कि 2 लंदन से मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी और कासिम भाई आ जाएं, 2 खालिद मकबूल के, 2 मेरे लोग बैठ जाएं, हम तीनों जो अपने आप को MKM का स्टेक होल्डर कहते हैं और MKM का नाम यूज़ करते हैं, मुस्तफ़ा कमाल भाई तो यूज़ ही नहीं करते, तो चलें हम तीनों ये 6 अफराद। जी
जी। एक और चीज, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि जो अकाउंट है 2013 में 14 के दरमियान उनमें 3 अरब थे, बाद में ये 1.5 अरब हो गए और फिर उसके बाद आपने उसकी रिपोर्ट भी भेजी ना लंदन, फिर वो मजीद कम होकर चंद करोड़ रह गए। तो वो जो आपने रिपोर्ट बनाई, आपकी फाइंडिंग्स में क्या पता चला, पैसे निकाले किसने? देखिए, जिन्होंने चेक पे साइन किए वो मैं नहीं था, और जिनको दिए मेरे सामने नाम उस तरह से डिस्क्लोज नहीं हुए, हियर से में आए। मैं जब तक उसकी पूरी तरह तस्दीक ना करूं, लेकिन ये सारी बातें मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। बैंक के अकाउंट से किसके साइन थे फारूक साहब? देखिए, अब ये बताना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। जो ट्रस्टी हैं KKF के, उन्हीं में से जो सिग्नेटरीज थे मैं भी था। लेकिन देखिए, मैं भी दवाइयाँ खरीदी गई, हॉस्पिटल के लिए कोई इक्विपमेंट आया, 2 लाख 4 लाख 1 लाख 5 लाख, अगर ये तक का कोई सामान उसकी तस्दीक की, मैं तभी सिग्नेचर करता था जब KKF के लिए कोई चीज़ आती थी। मैं भी KKF का ट्रस्टी रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बाकी जो मेरे ट्रस्टी हैं जिन्होंने साइन किया, और बड़ी रकूम निकली थी 2013 से 2014, और उसके बाद जब मुझे कहा गया हिसाब लो, तो मैंने एक रिपोर्ट तो बनाई है, मैंने लंदन भी भेजी, लंदन के साथियों को भी दी, मैंने कराची में भी जो उस वक्त साथी थे उनको दी है। लेकिन उस पर FIA ने भी बाद में तहकीकात की थी, जब 2016 में मैंने टेक ओवर किया, और हम लोगों से भी कुछ इंटरव्यू हुए थे, लेकिन वो सारे मामला फिर जब आपने एक रिपोर्ट मरतब की तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ तो फाइंडिंग्स होगी ना, जिसकी बुनियाद पर आपने रिपोर्ट बनाकर भेजी आगे। देखिए, मैं नहीं चाहता कि किरण नाज का ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाए। बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनको वक्त पर मुनकशिफ होना जिनके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा, वरना सारा मीडिया मेरे पीछे पड़ेगा। और प्रोग्राम चाह रहे हैं वो एक्सक्लूसिव हो। मैं किसी के प्रोग्राम में नहीं कहूँगा। अगर मैंने कभी कोई बात की तो मैं पूरे मीडिया के सामने मेरे प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव होने या ना होने को छोड़िए, लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते कि जिन लोगों ने शोहदा के लवायकीन का जो पैसा था उनमें खुर्द-बुर्द कर दी, वो आवाम के सामने आए, उनके बारे में पता चले? देखिए, मैं कयास कर सकता हूँ कि वो पैसा भी अगर फ़र्ज़ कर लें निकला और बाहर गया, तो वो भी तो कहीं लंदन में या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की गर्ज से ही गया होगा ना। मुझे यकीन है कि किसी की ज़ाती जेब में तो अल्लाह ना करे कि गया हो, मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन जहाँ भी गया, जो प्रॉपर्टीज़ बनी, जो कुछ भी हुआ, उनको आगे बढ़ाना है। ये हमारी उम्रें देखें, एजिंग एक प्रोसेस है। कोई नई क़यादत, अब तक हमने नौजवानों को नई क़यादत, नए चेहरों को हम सामने, न सियासी तौर किसके साइन से गया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इसको रहने दे इस प्रोग्राम में, कभी मौका होगा, वक्त होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। हाँ, खालिद मकबूल भाई मुझे पूछेंगे, मैं उनको बता दूंगा। ये बता दें जी, खालिद मकबूल भाई पूछेंगे, मैं उनको बता दूंगा कि पार्टी में था। चलिए, तो ये आपने बता दिया कि खालिद मकबूल नहीं है, तो फिर उनको पता है वैसे कि कौन है जिन्होंने साइन किए? मेरे ख्याल में पता होना चाहिए। वो भी डेप्यूटी कन्वीनर थे, मैं सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर था, वो डेप्यूटी कन्वीनर थे, तो साइन करने वाले सिग्नेटरीज कौन थे ये पता था। ये जो प्रॉपर्टीज लंदन में बनाई गई हैं फारूक साहब, ये उसी उन्हीं अदवार में बनाई गई हैं जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, जब अकाउंट्स में से पैसे कम होना शुरू हुए 2013-14 और उसके बाद फर्दर? देखिए, जब प्रॉपर्टीज़ बनने का तसलसल था तो यकीनन वो 2013, 14 और 15 तक तो मुझे लगता है कि वो चलता रहा होगा ना, और उसके बाद फिर कहीं जाके थमा होगा, क्योंकि 2015 में फिर हमारे इम्तिहान और सख्त हो गए, हमारी आजमाइश और गहरी हो गई। फिर बल्दियाती इलेक्शन, जिस तरह से आपने ये कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 3 अरब की बात की है, उससे पहले आप मेयर कराची पर भी तो वसीम अख्तर साहब पर भी 5 अरब का इल्जाम लगा चुके हैं। अगर आपकी साबिका पार्टी के अंदर इतनी करप्शन है और लंदन से फैसला अगर MKM के हक में आ जाता है, तो यकीन है आपको कि वो जो सारा पैसा है वो फिर जिनके लिए रखा हुआ है, जिनके बारे में आप लोग नारा मारते हैं, उन्हीं को जाएगा? देखें, कोई सियासत में अमली तौर पर है या नहीं है, पाकिस्तान में है या नहीं है। MKM लंदन तो क्लेम करते हैं कि वो भी सियासत में है, और उनका भी क्लेम है कि उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर मीडिया भी तो वॉच डॉग है, चाहे वो आपके नुमाइंदे लंदन में हो या यहाँ हो, वो भी इन बातों पर नज़र रखे कि वो प्रॉपर्टी है। और वहाँ तो बड़ा आसान है, जो उनकी प्रॉपर्टी, जो उनका सरकारी महकमा, वहाँ से रिकॉर्ड निकलवाना कि अब ये यूरो ट्रस्ट के पास है, फला ट्रस्ट के पास है, किसके पास है, तो वो भी नजर रखें ये चीज़ों को। इनको लास्ट में मुझे ये बता दें, जिनकी वजह से आपको पार्टी से निकाला गया था, वो माशाल्लाह से आप गवर्नर के ओहदे पर हैं, तो गवर्नर साहब से, टेसोरी साहब से कोई मुलाकात वगैरह हुई है आपकी? देखिए, मेरी दोस्ती है, मेरा एक ज़ाती, मेरी फैमिली दोस्तों में से है, मेरी वाइफ उनकी वाइफ दोस्त है, मैं 2 मरतबा मिल चुका हूँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। गवर्नर बनने के बाद इंटरव्यूज़ में
ये बात है कि फारूक भाई कभी पार्टी से अलग नहीं थे, फारूक भाई को पार्टी में लाना चाहिए। अब मुझे भी ले लिया तो फारूक भाई को भी इस पूरे मान और तो चाह आप के मानना साथ चाह रहे हैं, आप मानने जा रहे हैं उनकी बात? देखिए, मैंने तो कभी इनकार किया ही नहीं कि मैं एमकेएम का हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो यहाँ बैठकर भी बहाली एक अच्छी नज़रियाती अवामी एमकेएम बनानी है, ख़राबी बिगाड़ को दूर करना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के नया खून, नए चेहरे, नई क़यादत अगले 10 साल की सामने लानी है, लोगों के एतमाद को बहाल करना है, फोकस एजेंडे पे काम करना है, जो गलतियां की उसकी माफ़ी मांगनी है और उसका इजाला करना है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्तार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।